जय एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डीआरडीओ, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के सुखोई 30 AMKI की कैपेबिलिटी को लगातार इनहेंस करने पर काम कर रही है, उनके तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। डीआरडीओ, जो कि HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में विरूपाक्ष रडार का निर्माण कर रही है, जो कि सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ये रडार बेसिकली 84 सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट को मिलने वाला है और अब इसकी कैपेबिलिटी को लेकर डीआरडीओ की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी करी गई है। डीआरडीओ ने कहा कि ये रडार सिस्टम अब और भी ज्यादा इनहेंस्ड कैपेबिलिटी के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसकी ओवरऑल ट्रैकिंग और सर्च कैपेबिलिटी को इनहेंस कर देंगे। रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि विरूपाक्ष रडार में आपको 2400 से ज्यादा जो टीआर मॉड्यूल्स हैं, यानी ट्रांसपोर्ट रिसीवर मॉड्यूल्स हैं, वो देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। जी हाँ, ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित होने वाले हैं और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये वाइडर फील्ड ऑफ जो रिगार्ड है वो प्रदान करेगी। और ये सब इसमें रोटेटिंग सॉस्प्लेट रिपोजिशनर की सहायता से प्राप्त होगा। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जाता है कि आने वाले भविष्य में ये भी देखा जाएगा कि जो हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, क्या उनमें भी इस प्रकार के जो पावरफुल रेडार हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, जो कि अधिक टीआर मॉड्यूल्स के साथ हों। अब अगर हम रेंज की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर हम करंट N011M बार पेसा रडार की बात करें तो इसकी जो इफेक्टिव रेंज है ये 350 किलोमीटर की है, अगर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट जैसे टारगेट्स की। वही अगर हम गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी की बात करें तो माना जाता है कि ये बेटर पावर एफिशिएंसी और हायर आउटपुट ऑफर करती है। और जब डिटेक्शन की बात आती है तो ये तकरीबन 30% हमें इंप्रूवमेंट्स के साथ देखने को मिलेगा रेंज में, जहां पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो रेडार सिस्टम होंगे, जैसे कि विरूपाक्ष हो गया, ये एस्टिमेटेड रेंज जो 455 किलोमीटर की है वो प्रदान करेगा। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले डिफेंस के वीडियो में आपसे बताया था कि इस समय बैंगलोर की जो तेजस प्रोडक्शन लाइन है, ये तो पूरी रफ्तार के साथ काम करने के लिए तैयार है और इंतजार किया जा रहा है जेट इंजन की डिलीवरी का। लेकिन हमारी अगली बड़ी खुशखबरी जो देखने को मिलने वाली है, ये नासिक की प्रोडक्शन लाइन से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि उन्होंने जो नासिक प्रोडक्शन लाइन का काम है ये पूरा कर लिया है और अब ये तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने के लिए तैयार है। पहले एयरक्राफ्ट की जहां तक बात रही तो इसको लेकर HAL ने कहा कि जो पहला तेजस मार्क 1 है ये मार्च 2025 में शेड्यूल किया गया है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मार्च 2025 में रोल आउट किया जाएगा। ये बेसिकली थर्ड प्रोडक्शन लाइन है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, जिसको 2023 में इनॉग्रेट किया गया था और इसका इनॉग्रेशन किया गया था डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने सर के द्वारा। और उस दौरान ये एस्टिमेट किया गया था कि इस प्रोडक्शन लाइन के एक्टिव होने के बाद तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाने की जो क्षमता है ये प्राप्त कर ली जाएगी, जो कि निस्संदेह अगर इंजन की डिलीवरी शुरू हो जाती तो कहीं ना कहीं हम प्राप्त करने के निकट पहुंच जाते। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि साकेत चतुर्वेदी सर, जो कि CEO है मिग कॉम्प्लेक्स के, जो कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जो नासिक फैसिलिटी है अब ये तेजस के लिए एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन बन चुकी है और जब हमारे पास जो इंजन है वो आने शुरू हो जाएंगे तो युद्ध स्तर पर हम तेजस का निर्माण कर सकते हैं। न सिर्फ इससे तेजस के प्रोडक्शन को हम बूस्ट करेंगे और एक सबसे बड़ा हर्डल तेजस को एक्सपोर्ट करने में कस्टमर्स के मन में यही रहता है कि क्या भारत डिलीवर कर पाएगा एयरक्राफ्ट को समय पर, तो उनके इस संशय जो है उसका समाधान यहीं से होगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आएंगे उनको कैटर करने की जिम्मेदारी नासिक प्रोडक्शन लाइन की होने वाली है। खैर, अभी हम एक्सपोर्ट की बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी भारतीय वायुसेना को खुद इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी जो इंजन की डिलीवरी है ये सामान्य होगी और भारतीय वायुसेना को बड़ी संख्या में जो तेजस मार्क 1 है ये मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना इन्हीं के चलते अपने पुराने MiG-21 को अभी तक रिप्लेस करने में सक्षम नहीं हो पाई है। जब नए एयरक्राफ्ट मिलेंगे तभी जो पुराने MiG-21 है इनको रिटायर किया जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और डिफेंस न्यूज़ को लगातार सुनते हैं तो आपने एक कंट्रोवर्सी के बारे में सुना जरूर होगा, और ये कंट्रोवर्सी है या आप कह लें एक बहस है जो कि किल स्विच को लेकर है। और ये किल स्विच अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इस समय बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो अमेरिका की किल स्विच थ्योरी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि अमेरिका के जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें अमेरिका की तरफ से एक किल स्विच या यूं कह ले बैकडोर दिया जाता है, जहां पर अमेरिका इनका इस्तेमाल करके जब चाहे अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनके परफॉर्मेंस को या तो डिग्रेड कर सकता है या फिर उनको पूरी तरीके से डिसेबल कर सकता है। हालांकि अभी ये रूमर्स लगातार यहाँ पर फैल रहे हैं, लेकिन इनका कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया है। लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं
कि चाहे अमेरिकी F-35 हो, अमेरिकी F-16 हो या F-18 हो, अमेरिका इनको हमेशा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाकर सामने रखता है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कंसर्निंग जो चीज़ है वो ये है कि अमेरिका इनमें एक किल स्विच को जगह देता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं जहां पर अमेरिका जब चाहे इनकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है और इनको पूरी तरीके से डिसेबल भी कर सकता है। और ये सारी बातें आखिरकार इतनी फैली क्यों? दरअसल कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसके बाद से इस प्रकार के जो र्यूमर है इनको हवा मिली है, जहां पर कई बार ये देखा गया है कि जो अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाले नेशन है उनके एयरक्राफ्ट के सिस्टम में अचानक से जो लैग है वो देखने को मिला था। और कई बार ऐसे हुआ था जब सिस्टम काम ही नहीं कर रहे थे। तो यहीं से ये जो र्यूमर है इसको हवा मिली है। अब ये बात कितनी सही है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस समय रक्षा के गलियारों में या डिफेंस कह सकते हैं डिस्कशंस होते हैं, वहां पर किल स्विच थ्योरी को लेकर बहुत सारा जो बातचीत है वो चल रही है। कुछ थ्योरिस्ट तो ये भी कहते हैं कि अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट काफ़ी मॉडर्न है और इसमें काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिका उन्हीं की सहायता से इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। यानी बिना अमेरिकी परमिशन के इनको इस्तेमाल करना भी आने वाले भविष्य में मुश्किल हो सकता है। खैर जो भी हो, यहाँ पर इस समय किल स्विच थ्योरी को बहुत ज़्यादा हवा मिल रही है और चर्चाएं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है, वाकई अमेरिका अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में कोई किल स्विच देता है या वाकई अमेरिका उनको डिसेबल कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारे अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो एमका एयरक्राफ्ट है ये 2032 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अपना खुद का एक अनमैन्ड बॉम्बर मिलने वाला है। जी हाँ, एमका को अपना पहला जो AI ऑपरेटेड अनमैन्ड बॉम्बर है ये मिल जाएगा, जो कि एक हैवी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है और ये बेसिकली घातक फैमिली से बिलोंग करेगा। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि अब ये प्रोग्राम सिर्फ अंडर कंसिडरेशन नहीं है, बल्कि इसको लेकर जो गंभीर डिस्कशन है ये शुरू हो चुके हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको युद्ध स्तर पर प्रोग्राम को पूरा किया जाएगा। खैर अभी अगर हम घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल की बात करें तो इसी से वो डिराइव किया जा सकता है। ये एक स्टेल्दी बॉम्बर होने वाला है जो कि हाई स्टेक मिशंस को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। घातक की बात करें तो ये एक 13 टन वजनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि फ्लाइंग विंड डिजाइन पर आधारित होगा और ये एक एमका मार्क II के आर्सेनल में एक की एसेट भी होने वाला है। इसमें एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके चलते इसकी जो स्टेल्थ प्रोफाइल है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। वहीं इसमें स्टेल्थ कोटिंग भी दी गई है। घातक की बात जहां तक रही तो इसमें रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है, जिससे कि एनिमी रडार्स के लिए इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल की बात कर ही रहे हैं तो ये मल्टीपल मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकेंगे और आने वाले भविष्य में ये इंडिपेंडेंटली और एमका के साथ मिल करके भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। और भारतीय वायुसेना इस प्रकार के प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है क्योंकि ये एज अ मिनी बॉम्बर एक्ट करने वाले हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि ये एनिमी के जो कॉलम्स हैं, खासकर आर्मर्ड कॉलम है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रेडार साइट्स हैं, एयर डिफेंस साइट्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि HAL इस समय एक स्मॉल लॉयल विंगमैन पे भी काम कर रही है जिसका वजन 1 से 2 टन के बीच में होगा। तो ये सारी चीज़ें भी एमका को मिलने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।